नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दशाश्वमेध थाने की पुलिस ने एक मोबाइल चोर को चोरी के 6 मोबाइल संग किया गिरफ्तार। फया राजभर हत्याकांड के संदर्भ में परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर पुलिस कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। एसडीएम और एसडीएम न्यायिक की बुद्धि शुद्धि हेतु तहसीलदार पिंडरा के अधिवक्ताओं ने किया हवन पूजन। और बीबी हटिया से श्री काशी विद्या मंदिर में समर कैंप की हुई शुरुआत। विद्यालय के बच्चों ने किया बढ़ चढ़कर प्रतिभाग। और अब खबरें विस्तार से। दशाश्वमेध थाने की पुलिस ने एक मोबाइल चोर को चोरी के 6 मोबाइल संग गिरफ्तार किया। मोबाइल चोरी करने वाले मोबाइल चोर को दशाश्वमेध पुलिस ने गिरफ्तार कर 6 अदद मोबाइल फोन बरामद किया। थाना दशाश्वमेध पुलिस बल द्वारा सीसीटीवी फुटेज की सहायता व मुखबिर खास की सूचना पर राजघाट की सीढ़ियों पर थाना दशाश्वमेध से एक अभियुक्त को 6 अदद चोरी के मोबाइल के साथ हिरासत पुलिस में लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं पश्चिम बंगाल से आया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए लगातार अलग अलग दिन मौका देखकर दशाश्वमेध घाट व शीतला घाट पर गंगा आरती के भीड़भाड़ वाली जगह से मोबाइल चोरी किया था और जो चोरी करने पर रुपए मिले थे उसमें से कुछ पैसे मैंने खर्च कर दिया है और जो पैसे बचे हैं वो आपने जमा तलाशी से अपने कब्जे में ले लिया है। आज मैं 6 मोबाइल को बेचने के लिए घाट पर कोई ग्राहक खोज रहा था कि कोई अनजान आदमी इन मोबाइलों को 500 या 1000 रुपए में खरीद ले। मैं इसी फिराक में बैठा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। सर ये क्या मामला है? ये जो शाम को आरती होती है, लगातार श्रद्धालुओं से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि उनके मोबाइल चोरी हो रहे थे। इस शिकायत के क्रम में एक थाने से जो है क्राइम टीम लगाई गई, मैनुअल सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस लगातार हम लोग लगाए थे और जिसके क्रम में पुलिस टीम के द्वारा जो है एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम पवन ककरानिया है, जो मूलतः पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इससे जब पूछताछ की तो इसके द्वारा बताया गया कि यह पहले जो है यहाँ 10-12 वर्षों से जो है चुनरी बनाने का काम करता था, बट अभी 1 साल से जो है इसका काम थोड़ा सा कम हो गया था। जिसके बाद ये अभी जो है 9-10 मई को यहाँ आया था और तभी से होटल में रुका हुआ था और इसके बाद ये शाम को मोबाइल चोरी करता था, फिर स्थानीय लोगों को ही 1500 रुपये में बेच देता था। सर पूछताछ में क्या आगे के पता चला? अभी तक इससे 6 मोबाइल प्राप्त हुए हैं जिसमें से कुछ को कनेक्ट कराया गया है। एक तो थाना दशाश्वमेध पे ही अभियोग पंजीकृत है, अन्य का भी हम लोग जो है सर्विलांस के माध्यम से उसका जो EMI है उससे उनके जो ऑनर हैं उनसे जो है संपर्क किया जा रहा है और इसके द्वारा बताया गया कि ये जो है यहीं लोकल शाम के जब भीड़भाड़ वाले एरिया होते हैं वहीं पर ये मौका देखता है और फिर मोबाइल चोरी की घटना को कायद करता है। सर देखा जाए यहाँ पे लगातार भीड़ होती है गंगा आरती में, तो इसका कुछ और गिरोह होगा, तो इससे घटने जो होती है क्या है? इससे जो अभी हमको इनपुट मिले हैं उसके आधार पे हम लोग और डेवलप कर रहे हैं। बाकी हमारी लगातार टीमें जो है घाट पर सक्रिय हैं और इस प्रकार के जो और भी अवांछनीय तत्व हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। फया राजभर हत्याकांड के संदर्भ में परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर पुलिस कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। फया राजभर हत्याकांड थमने का नाम नहीं ले रहा है। फया राजभर के परिजनों और ग्रामीणों द्वारा जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जबरदस्त विरोध किया गया। फया राजभर के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। मीडिया से बात करते हुए ब्रिजेश राजभर ने बताया कि बेनीपुर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बेनीपुर में एक निर्मम हत्या हुई फया राजभर की, उसके न्याय की गुहार लगाने के लिए आज हम लोग पुलिस कमिश्नर ऑफिस आए हैं। उनके माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अपने लोगों को और जो हत्यारे हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला है, करोड़ों का मुआवजा मिला है, पीड़ित परिवार के घर के लोगों को नौकरी मिली है। उसी के तर्ज पर फया राजभर की हत्या में जो घपला हुआ है, इस घपलेबाजी को सीबीआई जांच करने की हम लोग मांग करते हैं। पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा और उनके बेटे को सरकारी नौकरी और हत्यारे के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग करते हैं। क्या मामला था? मामला फया राम राजभर बेनीपुर के रहने वाले हैं। इनको मार के
पांच लोग चले जाइए, खाने में से 5 लोग जाइए। देखा जी, आज भारी संख्या में महिलाओं के साथ में आप यहाँ पे विरोध के लिए आई हैं, क्या मामला है? माने हम अपने पिता के इंसाफ के लिए आए हैं यहाँ पर धरना देने। क्या हुआ था? हमारे पिता को मार फेंका गया था जनसा वाले थाना के बथुआ में, यानी हम लोग मिर्जामुरा से कुडरिया में फेंका गया था। तो जो हम लोग हत्या की है उनकी। हाँ, उसमें हत्या कब मामला है? कौन सी? ये कब हत्या कब हुई थी? 25 तारीख को उनको घर से ले गए थे रईस पठान। 25 कौन अप्रैल लेके गया? रईस पठान रईस पठान। ये कौन है? मेरे पिता कुडरिया का था। अच्छा, तो फिर उनका जो डेड बॉडी कब पाया गया? 29 तारीख को पाया गया था। 29 तारीख को पाया गया था। और थाने पे आपने शिकायत दर्ज कराई? हाँ, शिकायत दर्ज किए थे 27 तारीख को। जब हम लोग खोज लिए नहीं मिले तो 27 तारीख को हम लोग वहाँ पर शिकायत किए थे। वहाँ पर पुलिस बोले कि किस पर शंका है। कौन सा थाना क्षेत्र? मिर्जामुराद। और किसी विधायक वगैरह से भी मिली आप? अनिल राजभर से। क्या जवाब दिया? अनिल राजभर से तो कहें कि दूध का दूध हो जाएगा, पानी इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब बाद में सवाल पूछने पर अनिल राजभर कह रहे थे कि औरतों को बोलने का तमीज नहीं है। जब हमने सवाल उनसे पूछा कि बताइए दीपरू मिश्रा और मोहित मिश्रा को क्यों सजा नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको बोले अनिल राजभर की औरतों को बोलने का तमीज नहीं है। बताइए कि औरत आगे नहीं बढ़ सकती, औरतों को बोलने का तमीज नहीं है। अनिल राजभर अगर हम लोग के सामने आते तो अब, लेकिन अब भाग गए। अब इस समय ना भाग गए, वो लोग ठाकुर से मिले हुए हैं। हम लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बस फांसी मुजरिम पकड़ाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले, कम से कम फांसी मिले। हम लोग को उसमें ही तसल्ली मिलेगा, फांसी मिले बस, और कुछ नहीं। जैसे मेरे पिता को मार कर फेंक गया तो इस तरह से तो हम लोग ऐसे ही धरना रोज देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी भौर मारो अभियान चला रही है। जैसे मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में राजभरों को क्रिमिनल टाइप में रखा गया था, मुगलों और अंग्रेजों ने हम लोगों को क्रिमिनल एक्ट दिया और भर मारो अभियान भी चलाया था। उसी तर्ज पे आज 78 साल हो गए आजादी के, भारतीय जनता पार्टी भर मारो अभियान चला रही है। और भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे समाज के नेता हैं, चाहे ओम प्रकाश हो, चाहे अनिल हो, चाहे तमाम अभी दर्जनों भर बड़े नेता हैं, सभी ये लोग शामिल होकर के सरकार के साथ अपनी मलाई काट रहे हैं और समाज के हत्या में हर जगह लिपापोती कर रहे हैं। चाहे 1 साल के अंदर अभी त्रिलोचन महादेव में हत्या हुई और हत्यारे ने गाड़ी से कुचल करके उसको खत्म किया हुई। हत्यारों ने गाड़ी से कुचल करके उस लड़के की हत्या कर दी, पंकज राजभर की। तो एक डॉक्टर हत्या हुई करेमुआ सिंदोरा में। अभी इसी 1 साल के अंदर की बात बता रहा हूँ, ये सीरियल वाइज हत्या हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को न्याय नहीं दिला पाई। चाहे फया राजभर हो, चाहे करेमुआ में हो, चाहे त्रिलोचन महादेव में हो, तमाम आजमगढ़ में हत्या हुई। पिंटू राजभर के माँ बाप की हत्या हो गई और मुकेश राजभर जो है फर्जी इनकाउंटर में मारा गया। न किसी को मुआवजा मिला, न किसी को न्याय मिला। सारे मामले में लिपापोती सरकार ने की और इस लिपापोती में हमारे समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर शामिल थे। उसी तर्ज पे फयाराम राजभर के हत्या में ये लिपापोती कराने का मुख्य आरोपी ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर है। ये दोनों बेईमान बंद कमरे में बैक डोर से हत्यारों का सपोर्ट किए और हत्यारों को न्याय दिला दिए। और जो पीड़ित परिवार है न्याय की गुहार लगा रहा है और हत्यारे आए दिन पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं, उनको सुलह करने की धमकी दे रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और तमाम आज गुहार लेकर के हम लोग सीपी साहब के आए थे, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि मुख्यमंत्री साहब जो सबका न्याय सबका विकास की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, हमको तो लग रहा है कि ये बुलडोजर केवल गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए बना है। और हमको तो लग रहा है केवल राजभरों को न्याय न दिलाने की राजभर मारो अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है। और ये चैनल के माध्यम से मैं सभी समाज के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जहां भी अन्याय अत्याचार हो, जहां ऐसा मामला हो, ये नेता अगर जाएं आपके यहाँ श्रद्धांजलि दे, ये श्रद्धांजलि वाले नेताओं को जूता लेकर के घर से गांव से खदेड़ने काम करो। अगर जिस दिन आपके यहाँ श्रद्धांजलि दे लिए आपको न्याय नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर। जिस समाज के नेता का श्रद्धांजलि दे दिए घर पे जाके, उनको न्याय नहीं मिलेगा, उनकी लिपापोती हो जाएगी और ये दलाल अपनी दलाली लेकर के बैठ जाएंगे।
एसडीएम और एसडीएम न्यायिक की बुद्धि शुद्धि हेतु तहसील बार पिंडरा के अधिवक्ताओं ने हवन पूजन किया। स्थानीय तहसील बार के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को भी एसडीएम न्यायिक के खिलाफ आंदोलन जारी रखा। न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए एसडीएम और एसडीएम न्यायिक की बुद्धि और तहसील के शुद्धिकरण के लिए तहसील परिसर स्थित पुस्तकालय भवन पर हवन पूजन किया। अधिवक्ताओं का कहना था कि एसडीएम की मनमानी और भ्रष्टाचार कार्यों को लेकर बुद्धि व शुद्धिकरण के लिए ये पूजन किया गया है। यदि एसडीएम और एसडीएम न्यायिक का स्थानांतरण नहीं होता है तो आगे भी उनका आंदोलन जारी रहेगा। तहसील बार के अध्यक्ष कृपा शंकर पटेल ने बताया कि एसडीएम के द्वारा न्यायिक कार्य की गरिमा का पालन नहीं किया जा रहा है। विधिक प्रक्रियाओं को पालन न करते हुए पत्रावलियों को अनियमित तरीके से पारित किया जा रहा है। हमारी मांग है कि एसडीएम और एसडीएम न्यायिक का यहां से स्थानांतरण किया जाए और अब तक जारी सभी पत्रावलियों को तलब कर उनकी न्यायिक समीक्षा की जाए। आज ये कैसा हवन पूजन हुआ? ये अधिकारियों के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ हमारे बार बार प्रस्तावित था और जब 21 दिन हो गया लगभग हम लोग आंदोलनरत हैं। जो हम लोगों ने पत्रक दिया था तहसीलवार पिंडरा में जो व्यापक भ्रष्टाचार और पत्रावलियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसके खिलाफ हमने जो पत्रक दिया था वो आज तक अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कोई उस पर पहल नहीं की गई। इसके लिए वो बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। किन किन अधिकारियों का स्थानांतरण होगा? एसडीएम पिंडरा और एसडीएम न्यायिक का दोनों अधिकारियों को हम लोग स्थानांतरण की मांग की है। बीबी हटिया स्थित श्री काशी विद्या मंदिर में समर कैंप की शुरुआत हुई। विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। बीबी हटिया स्थित श्री काशी विद्या मंदिर में समर कैंप का शुभारंभ हुआ। इस दौरान बच्चों को डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट सहित विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यालय की अध्यापिका वंदिता यादव ने बताया कि विद्यालय में समर कैंप का शुभारंभ हुआ है जो कि 14 जून तक चलेगा। इस समर कैंप में बच्चों को डांस, मेहंदी, कैलीग्राफी, पेंटिंग, क्ले वर्क, ड्राइंग, स्केचिंग इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। समर कैंप का उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को निखारा जाए और पढ़ाई के साथ साथ बच्चे अपने मनपसंद विषयों में भाग लेते हुए अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न एक्टिविटी का प्रशिक्षण लेते हुए अपनी प्रतिभा को और निखार सकें। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रामचरण यादव, प्रधानाचार्य किरण यादव, अध्यापिका ज्योति सहित अध्यापक, अध्यापिकाएं एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अभी कलर का काम नहीं है ठीक है। यहाँ पर समर कैंप का आयोजन आज से हुआ है
विभिन्न प्रकार के कंपटीशन और एक्टिविटीज का आयोजन है, जिसमें बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, अच्छा करने के लिए। योगा, मेहंदी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बच्चे सभी डांस में पार्ट लिए हुए हैं, और पेंटिंग है, ड्राइंग है, कराटे है, बैडमिंटन है। तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं इन सब में अपना अच्छा देने के लिए। तो ये 20 दिन का कंपटीशन है, और 20 दिन के बाद एक ग्रैंड इन लोगों का फिनाले होगा, जिसमें बच्चे अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा? जरूर दिया जाएगा, क्योंकि वो तो बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आगे किसी भी बच्चे फील्ड में जाए तो ये सारे जो सर्टिफिकेट होते हैं वो काउंट होते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के हर साल यहाँ पे समर कैंप का आयोजन किया जाता है। इसका समापन कब और कैसे होगा? ये 26 जून को होगा, इवनिंग में ही होगा, 3 to 4 आवर्स का होगा। वाराणसी पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली कर्मियों के प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार पर चेतावनी दी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा वाराणसी पहुंचे। 29 मई को बिजली कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार पर ए.के. शर्मा ने कहा कि सरकार की पूरी तैयारी है कि जनता को कोई तकलीफ न हो। बिजली कर्मचारियों से यही कहना चाहूंगा कि गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढ़ जाती है। बिजली ऐसी आवश्यक सेवा है जिसकी हर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है। बिजली के बिना सबका जीवन असंभव हो रहा है। ऐसे समय में बिजली कर्मचारियों को आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहिए। कर्मचारियों को अपना फर्ज, अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी निरंतर निभाते रहना चाहिए। बाकी जो भी प्रशासनिक बातें हैं उनकी बैठकर चर्चा करनी चाहिए। कार्य बहिष्कार इसका कोई सलूशन नहीं है। जनता को इस गर्मी में तकलीफ में डालना किसी के हक में नहीं है। अगर कर्मचारी कार्य बहिष्कार करते हुए कोई उपद्रव करेगा, हम उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। 30% बिजली बढ़ोतरी पर ऊर्जा मंत्री ने कहा, हम लोगों ने 5 साल में बिजली के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं किया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पिछले 5 साल में एक भी पैसा ना बढ़ा हो। सर, 29 तारीख को जो कार्य बहिष्कार की बात कर रहे हैं बिजली कर्मचारी, उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी? सरकार की पूरी तैयारी है कि जनता को कोई तकलीफ न पड़े, लेकिन उसके पहले मैं आपके माध्यम से बिजली कर्मियों के से कहना चाहूँगा, बिजली परिवार के अपने सभी भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा, ये कहना चाहता हूँ कि गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढ़ जाती है, और बिजली एक ऐसी आवश्यक सेवा है जिसकी हर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है, हर मिनट हर क्षण आवश्यकता पड़ती है, और गर्मी के दिनों में ये आवश्यकता बढ़ जाती है। घरों में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बीमार बच्चे हैं, वृद्ध हैं, सबको बिजली के बिना आजकल जीवन असंभव हो रहा है। ऐसे समय में, ऐसे कारणों से उनको बिजली की आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहिए। उनको अपनी फ़र्ज, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निरंतर निभाते रहना चाहिए, जिससे कि जनता को कोई समस्या न आवे। बाकी जो भी प्रशासनिक बातें हैं उनका बैठ करके चर्चा की जा सकती है। कार्य बहिष्कार उसका कोई सलूशन नहीं है। जनता को इस गर्मी में तकलीफ़ में डालना किसी के भी हक में नहीं है, और किसी का भी ऐसा कर्तव्य नहीं हो सकता है कि वो जनता को परेशान करे। तो मैं आपके माध्यम से सभी कर्मियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने कर्तव्य का निरंतर निर्वाह करिए, जिससे कि जनता को तकलीफ़ न पड़े। इतना मैं अवश्य कहना चाहूँगा साथ में कि हमारे सरकारी व्यवस्था की पूरी तैयारी है। अगर कोई उपद्रवी इस तरह का उपद्रव करेगा, अगर कार्य बहिष्कार करते हुए जनता को तकलीफ़ में डालने की कोशिश करेगा, जनता की विद्युत आपूर्ति में कोई तकलीफ़ करेगा, तो हम उसके साथ सख्ती से निपटेंगे और जनता को पूरी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। लोगों में सर एक कौतूहल है कि क्या 30% बिजली की कीमत बढ़ने जा रही है, जो खबर है कि 30%? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पिछले 5 साल से हम लोगों ने बिजली की कीमत में, बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं किया है जी। और जनता को मैं आश्वस्त करूँगा कि देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 5 साल में एक पैसा भी ना बढ़ा हो। बिजली, हम लोग इस बात से सभान है। हम लोगों के एसीपी दशा सुमेध के नेतृत्व में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई।
एसीपी दशा समेत डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक मुख्य रूप से आगामी त्योहार गंगा दशहरा एवं बकरीद को देखते हुए आयोजित की गई। इस बैठक में हिंदू और मुस्लिम बंधुओं के साथ एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने वार्ता किया और सभी की समस्याएं सुनी। एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि आगामी जो त्योहार है उसको लेकर ये बैठक की गई है, जिसमें सभी लोगों को जो शासन द्वारा दिशा निर्देश है उसको अवगत कराया गया है। सभी से अपील की गई है कि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या है तो वो अवगत कराएं जिस पर प्रशासन की नजर नहीं जा रही हो। बकरीद के त्योहार में जो नमाज है वो सड़क पर ना पढ़ी जाए, सभी को अवगत कराया गया है। आगामी त्योहार गंगा दशहरा और बकरीद को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी की जाएगी। कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रामक तथ्य बिना वेरीफाई किए वायरल ना करे। हम लोग लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगामी जो त्यौहार है बकरीद, उसको लेकर जो है सर्किल दशा समेत में ये एक पीस कमेटी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों को जो शासन के दिशा निर्देश हैं उससे अवगत कराया गया और सभी से जो है फीडबैक लिया गया कि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई ऐसी विशेष तथ्य जिस पे प्रशासन को संज्ञान दिया जाना आवश्यक हो। इस प्रकार के लिए जो है आज पीस कमेटी का मीटिंग का आयोजन किया गया। सर, ये मीटिंग में किस तरह का लोगों को समझाया गया है कि आगे सभी लोगों से यह अपील की गई कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। जो प्रोहिबिटेड एनिमल्स हैं वो या जो है जो वेस्ट मटेरियल है उसके संबंध में मस्जिद जो है जो नमाज है वो सड़क पे ना पढ़ी जाए, इन सभी फैक्ट से जो है उनको अवगत कराया गया है। सर, सरकार का भी कुछ गाइडलाइन आया है क्या? जो जनरल गाइडलाइंस है उनसे अभी अवगत कराया गया है। कोई विशेष ऐसा गाइडलाइन आता है तो अभी फिर से जो है इसकी पीस कमेटी की मीटिंग होगी। सोशल मीडिया पे भी निगाह? हाँ, सोशल मीडिया पे इन सभी को अवगत कराया गया है कि 24/7 मॉनिटरिंग की जाती है, तो किसी प्रकार का कोई भ्रामक तथ्य उसको बिना वेरीफाई किए वायरल न करें और हम लोग लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की। दिव्यांग पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी कृपानंद ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर संकट मोचन हनुमान जी को 2.5 किलो सिंदूर अर्पित किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा पाकिस्तान को कुछ घंटों में ही धूल चटाने वाली भारतीय सेना के शौर्य और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए दिव्यांग पीठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कृपानंद जी महाराज द्वारा संकट मोचन मंदिर संकट हरण हनुमान जी को 2.5 किलो सिंदूर अर्पित किया गया। वहीं स्वामी कृपानंद जी महाराज से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज हम लोग ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए संकट हरण हनुमान जी को 2.5 किलो सिंदूर चढ़ाकर संकट मोचन हनुमान से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कामना लेकर आए हुए हैं। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि संकट हरण संकट मोचन हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। कुछ बोलते रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, 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 जय जय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के लिए भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में सिंदूर अर्पित करते हुए हम लोग ये उनसे प्रार्थना करने जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हो और राष्ट्र की रक्षा हो, राष्ट्र का गौरव बढ़े। क्योंकि संकट हरण हनुमान जी हैं तो राष्ट्र को हर संकट से बचाएं, यही कामना और प्रार्थना लेकर हनुमान जी के चरणों में हम लोग सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। दिव्यांग पीठ वाराणसी। कितना सिंदूर अर्पित करेंगे? क्या कौन लोग साथ? 2.5 किलो सिंदूर है। कौन साथ में जा रहे हैं? साथ में हमारे डॉक्टर उत्तम ओझा जी जो दिव्यांग पीठ के राष्ट्रीय मार्गदर्शक हैं, श्री अजीत सिंह बग्गा जी राष्ट्रीय प्रचारक हैं दिव्यांग पीठ के,
अजय सिंह पटेल जी जो प्रबंधक हैं दिव्यांग पीठ के, ओपी कश्यप जी, प्रदीप सोनी जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी गाजीपुर से, ये सारे लोग हमारे साथ लगे हैं। डॉक्टर संजय चौरसिया जी, ये लोग हैं। सपा के भेलूपुर कार्यालय में कैंट विधानसभा की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। मंगलवार को समाजवादी पार्टी महानगर के कैंट विधानसभा की एक आवश्यक बैठक महानगर कार्यालय भेलूपुर में संपन्न हुई। बैठक के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राजेश गोंड थे। इस बैठक में कैंट विधानसभा के जोनल सेक्टर बूथ प्रभारियों से चुनाव के संदर्भ में चर्चा की गई। इस बैठक में प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्रों का मतदाता सूची से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक की अध्यक्षता हारून अंसारी ने की। बैठक का संचालन रजत कुमार ने किया। बैठक में धन्यवाद ज्ञापन मीडिया प्रभारी रामजी यादव ने किया। बैठक में महानगर महिला सभा के नवनियुक्त अध्यक्ष संगीता पटेल तथा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव अनिल पटेल को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से ऐश्वर्या श्रीवास्तव, सत्यप्रकाश सोनकर, राहुल गुप्ता, अनिल पटेल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महिला सभा की महानगर अध्यक्ष बनाए जाने पे शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी, महिला सभा की लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रीबू श्रीवास्तव जी और यहाँ उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ भाइयों और सभी महिला सभा जितनी भी हमारी बहनें हैं, मैं सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि मुझे जो ये जिम्मेदारी दी गई है मैं उसे बहुत ही निष्ठा से उसका निर्वहन करूंगी। समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाऊंगी, समाजवादी पार्टी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगी, समाजवादी पार्टी के निर्देशों का सदैव पालन करूंगी और जितनी भी मेरी महिलाएं हैं मैं उनका आवाज बनने की प्रयास करूंगी और संगठन में जितनी भी शोषित वंचित महिलाएं हैं मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगी। आधी आबादी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। इस गूंगी बहरी सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंकने के लिए तैयार है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिला विंग्स बहुत परेशान है क्योंकि आज हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं। कहीं न कहीं हर घंटे महिलाओं के साथ रेप या असुरक्षित घटनाएं होती जा रही हैं। आप हाथरस की घटना ले लीजिए, आप मणिपुर की घटना ले लीजिए, आप बनारस की जो बीएचयू की आईआईटी की छात्रा थी जिनका बीजेपी की आईटी के सेल के लोगों ने उनके साथ रेप बलात्कार किया था, बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा को ले लीजिए जिनका पीएमओ ऑफिस के बगल में उनका रेप और मर्डर कर दिया जाता है। तो क्या इन बेटियों को ये लोग न्याय दिला पाए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बड़ी बड़ी बातें करने वाली है सरकार, आज जगह जगह से फेल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करके महिला सुरक्षा, महिला बंधन, अभिनंदन, ये तमाम बातें करने के बाद भी भाजपा जमीन पे कुछ भी नहीं करा पाई है। जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अन्याय और रेप की घटना हो रही है इससे पूरी महिलाएं परेशान है, पूरा देश परेशान है। किसी भी महिला के साथ कोई भी न्याय नहीं हो पा रहा है। महिलाएं अपना मन बनाकर बैठी हैं कि आने वाले समय में इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, महिलाओं की आवाज बनेंगी आप? जी बिल्कुल, मैं महिलाओं का आवाज बनने का पूरा प्रयास करूंगी और जितना हो सकेगा मैं उन लोगों को संगठन में जोड़ूंगी और जो हम लोग पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए हम लोगों को घर भी देखना होता है। इसके बाद भी हम लोग कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि वो कर पाए तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। आधी आबादी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है कि जो आज घर बैठी महिलाएं, जितनी भी घर बैठी महिलाएं हैं जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो सब महिलाएं बहुत आक्रोशित है क्योंकि महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, शिक्षा नहीं है। सोचिए कि 18% शिक्षा पे जीएसटी लगाए हैं। हमारे बच्चे जो हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि नमक रोटी खा लेंगे लेकिन इस महंगाई में अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। ये सरकार सोचिए कि महिला विरोधी सरकार है, यह सरकार दलित विरोधी सरकार है। बच्चियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बंधन, अभिनंदन। बहुत मेरा अगला कदम यही है कि जितनी भी बूथ स्तर की कमेटी बनाई गई है उनको एक्टिव करना, महिलाओं को जोड़ना घर घर जाके, क्योंकि महिलाएं भी अब समझ रही है 5 किलो राशन के नाम पे ये सबको गुमराह जो किए हैं, उज्ज्वला योजना के नाम पे सबको बेवकूफ बनाए हैं। तो महिलाएं भी मजबूत हो गई है, महिलाएं समझ गई है कि इनका जुमला केवल है, मोदी जी सपनों के सौदागर है और झूठ की फैक्ट्री है। तो ऐसे लोगों का मुकाबला करने के लिए आधी आबादी पूरी तरीके से तैयार है। बीएड बैच 1996 बीएचयू के छात्रों द्वारा पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया।
दुर्गाकुंड कबीर नगर स्थित गुलाब वाटिका में वरिष्ठ कवि डॉक्टर नागेश शांडिल्य के संयोजन में बीएड बैच 1996 बीएचयू के छात्रों द्वारा पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलन कर व गणेश वंदना कर सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर संयोजक डॉक्टर नागेश शांडिल्य ने बताया कि यहां पर बीएड बैच 1996 के छात्रों द्वारा पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है। छात्रों ने पुरानी स्मृतियों के साथ एक दूसरे का अभिनंदन किया। मौके पर विभिन्न जिलों से आए हुए कवियों की उपस्थिति रही व अपनी प्रस्तुतियां दी। वो ले लीजिए पीछे वहाँ। ये सब कवि कवित्रियों का टीकाकरण है। आप मौत के यशस्वी कवि मुखर्जी का माल्यार्पण किया। ये सम्मान समारोह वास्तव में बहुत बढ़िया है, क्योंकि पूरी शिक्षा विभाग की पूरी बिरादरी यहाँ बैठी हुई है। यह पुरातन सात छात्र सम्मेलन हम लोग के साथ जो 1996 में बीएड सत्र जिसमें हम भी बीएड किए थे, उन्हीं सब छात्रों ने मिलकर के इसका आयोजन किया है। और यह 29 साल बाद सभी जो साथ के बीएड किए हुए जो भी पढ़े हुए हम लोग के साथ के छात्र थे, सब लोगों का यहाँ पे समागम है और एक अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। हम लोग अपना विश्वविद्यालय की लाइफ को इस समय जी रहे हैं। कवि सम्मेलन में जितने कवि हैं सब हम लोग के साथ के बीएड के छात्र हैं। आज कहीं न कहीं लोग अध्यापक हैं, कहीं कोई कुछ है, उसकी भी बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। युद्ध जो देश में चल रहा है, हिंदुस्तान की सेना ने जाकर के मारा है और विपक्षी बिना वजह बात उठा रहे हैं, अपने ही देश के लोगों से वो हिसाब मांग रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि देश उनका भी है। तो मिलते रहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र के विरोध में कोई बात कहें, किसी संवैधानिक पद के विरोध में कोई बात कहें। हम व्यवस्था के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन तब जब राष्ट्रीय भावना आहत होने लगे तो वहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, व्यक्ति की स्वतंत्रता का कुछ मर्यादा का भी पालन करना चाहिए। काशी में मंत्र से आरोग्य की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें असाध्य रोगों के ठीक होने का दावा है। काशी में मंत्रों के जरिए स्वास्थ्य लाभ की एक नई मुहिम शुरू हुई है। मंत्र विशेषज्ञ अमृतेश कुमार भास्कर ने ये मुहिम शुरू की है। इनका दावा है कि मंत्रों के जरिए मानसिक विकार सहित असाध्य रोग तक ठीक हो सकते हैं। उन्होंने शिविर लगाकर इसकी शुरुआत की है। आधे घंटे के सेशन में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आधे घंटे के सेशन में रोगी को ध्यान की अवस्था में मंत्रों को सुनना है। इसके बाद रोगी को 5 मिनट तक मंत्र का जाप कराया जाता है। 1.5 घंटे के सेशन में 45 मिनट योग भी कराया जाता है। सेशन प्रतिदिन सुबह और शाम को कराया जाता है। 21 दिनों का ये सेशन 15 जून को समाप्त होगा। पिछले 15 सालों से मंत्रों के जरिए इलाज करने वाले मंत्र विशेषज्ञ अमृतेश का दावा है कि 3000 मंत्रों से वो हर तरह के रोगों का निदान कर सकते हैं। ये मंत्र वैदिक, पौराणिक, सुश्रुत संहिता और जैन दर्शन से लिए गए हैं। इनको उच्चारित करते हुए अन्य कई बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। न्यूरो डिसऑर्डर और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में ये ज्यादा कारगर दिखा। शिविर में हार्ट, किडनी और स्किन से जुड़े ज्यादातर लोग मिले और संतुष्ट दिखे। में हमारा मंत्र कैंप लगा हुआ है, जहां पे हम मंत्रों के द्वारा लोगों को विभिन्न प्रकार की चिकित्सा कर रहे हैं। ये मंत्र कैंप 21 दिनों का है और ये चिकित्सा कैंप प्रथम बार इसी भारत में कहीं डिजिटल के अलावा लग रहा है। इसके पहले डिजिटली लगते रहे हैं, परंतु पहली बार ये फिजिकल वे में लग रहा है।
और इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की ऐसी बीमारियां जिससे व्यक्ति विशेष ग्रसित होता है वो तो ठीक कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उसके जो स्वभाव होते हैं उसमें भी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके के रोग हैं जिनका इलाज आप कर रहे हैं? इस दुनिया में जितने भी मनुष्य होते हैं उनके जो रोग के कारक होते हैं उनके स्वभाव ही होते हैं, बिहेवियर्स जिसको हम बोलते हैं, नेचर बोल सकते हैं आप, स्थिति और प्रकृति। तो जो उनकी प्रकृति होती है, प्रकृति में मिसबैलेंस होता है तो उनको रोग बनते हैं। जैसे कॉन्फिडेंस का कम होने से आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, या सीधी बात की जाए अगर आयुर्वेदा में तो पित्त की समस्या हो सकती है। अगर आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आपको वात की समस्या भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स जो होते हैं लोगों के, हम सारे प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है लोग जो अब बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये कार्यक्रम 15 सालों से कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, और मैं इस पे बहुत अच्छी पकड़ भी रखता हूँ। मुझे ये अनुभव भी है कि किस बीमारी में कौन से मंत्र काम करेंगे या फिर मंत्रों को कैसे काम करवाया जा सकता है जो 100% इफिकेसी के साथ काम करें। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो प्राकृतिक रूप से आपको हुई हैं, जो अप्राकृतिक ना हो तो वहाँ पे ये काम करते हैं। जी, कितने लोगों को अभी तक आपने ठीक किया? मेरे जो डिजिटल सेशंस चलते हैं वहाँ पे प्रत्येक सेशन में 50 से 100 लोग होते हैं, और प्रत्येक 2 महीने पे मैं ये सेशन बंद कर देता हूँ उन लोगों को, क्योंकि वो ठीक हो जाते हैं, फिर उनकी मुझे ज़रूरत होती नहीं है। मैं नए लोगों को नया सेशन देता हूँ, नए लोगों को ऐड करता हूँ, और ये कार्यक्रम मैं 15 सालों से कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं ज्योतिषाचार्य भी हूँ, मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर भी रहा हूँ, एस्ट्रोटॉक पे भी एस्ट्रोलॉजर रहा हूँ, बोधी में भी रहा हूँ, अभी मैं वेदास खुद लॉन्च कर रहा हूँ अपने लिए। तो मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एज ए एस्ट्रोलॉजर के तौर पे भी जो लोग मुझसे कंसल्ट किए हैं उनको भी मैंने अपने द्वारा दिए गए मंत्रों से विचित्र लाभ प्राप्त किए हैं। तो जो आपसे जुड़ना चाहे या जो मंत्रों के जरिए अपना इलाज कराना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? फिलहाल वो अगर आकर कराना चाहे तो शिवपुर विशुद्धिपुर में हमारा ऋषियों सेंटर है। इसके बारे में आप कंप्लीट डिटेल एड्रेस ले लीजिएगा, यहाँ पे आके वो संपर्क कर सकता है। यहाँ कितने दिन हो गए आपको? जी, मैं इस संस्था में तो पहले से ही जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इस शिविर में मैं पहले दिन से आ रही हूँ, और ये 4था सेशन है मेरा सभी गुरु जी के साथ। गुरु जी के साथ पहले भी मैंने काफ़ी सेशंस किए हैं और मुझे इसका लाभ मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ काशी वासियों के लिए भी इस तरह की शिविर होने चाहिए आयोजित। तो यहाँ के मेंबर्स के साथ यहाँ जुड़ के यहाँ पे इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। बताना चाहूँगी कि मैं आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ अभी तत्काल, और मुझे रोज भी 100-150 किलोमीटर आना जाना, मतलब गाँव मेरा 200-300 किलोमीटर पर डे का रहता है। ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से मेरे लोअर बैक में बड़ा पेन रहता था, स्पाइन में लोअर L1, L2, L3, L4, 5 में। और चूँकि मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ तो ज़्यादा लिखना पढ़ना, ओवर थिंकिंग, ये सारी बातें, और रात में जैसे निद्रा ना आना अच्छे से, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। एकाग्रता और फोकस की कमी महसूस कर रही थी, थोड़ी मेमोरी लग रहा था कि उम्र के साथ जा रही है। लेकिन जब से मैंने योग और विशुद्ध योग यहाँ पे जो ऋषि में होता है, और गुरु जी के जब से शरण में ये मंत्र चिकित्सा कर रहे हैं, तब से काफ़ी लाभ मिला है। जो बॉडी पेन था वो काफ़ी हद तक खत्म हुआ है। साथ ही साथ जो एकाग्रता थी, मन की चित्तता थी, वो लौटी है। रात को नींद बेहद अच्छी आती है, और जो भी दिक्कतें छोटी बड़ी थी वो उसमें काफ़ी सुधार महसूस हो रहा है। तो मैं अपने बच्चे को भी लेके आई हूँ ताकि इसका भी फोकस, इसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहे और इसको भी इसका लाभ हो। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दशाश्वमेध थाने की पुलिस ने एक मोबाइल चोर को चोरी के 6 मोबाइल संग किया गिरफ्तार। फया राजभर हत्याकांड के संदर्भ में परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर पुलिस कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। एसडीएम और एसडीएम न्यायिक की बुद्धि शुद्धि हेतु तहसीलदार पिंडरा के अधिवक्ताओं ने किया हवन पूजन। और बीबी हटिया से श्री काशी विद्या मंदिर में समर कैंप की हुई शुरुआत। विद्यालय के बच्चों ने किया बढ़ चढ़कर प्रतिभाग। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।